नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग ऑन पीओजेके में घुसी रॉ, 40 जवान पहुंचे जहन्नुम। अच्छा, वैसे पीओजेके में बड़ा बवाल मचा हुआ है। आजादी की मांग हो रही है, टकराव हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और ये चीज आज से 15 साल, 10 साल, 15 साल पहले नहीं होती थी। लोग जुल्म सह रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। उनको कोई राइट्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल्स नहीं है। अब जाके वहां के लोगों को समझ में आया है, जब वो 3-4 किलोमीटर दूर बॉर्डर के पार जब भारत के वाले जम्मू कश्मीर को देखते हैं, वहां पे संपन्नता देखते हैं, वहां पर अपने रिश्तेदारों को मजे में देखते हैं, तब इनको एहसास होता है कि यार हमसे हो गई है बड़ी गलती। और पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान की जो सरकार है वो हमारे साथ कर रही है बहुत गलत, हम पर कर रही है जुल्म। तो वहां पर मचा है बड़ा बवाल। अब तो जाहिर सी बात है कि जब वहां बवाल मचेगा तो जी इसमें तो एनडीए की साजिश है, एनडीए की साजिश है, रा की साजिश है, वही हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना। दुनिया मेड इन इंडिया दहशतगर्दी का शिकार है। पड़ोसी पाकिस्तानी हो या फिर 7 समुंदर पार अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया, भारतीय सरकार और खुफिया एजेंसी रॉ अपने हैंडलर्स और उजरती कातिलों के जरिए खित्ते और पूरी दुनिया का अमन दाव पर लगाने पर तुले। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से। अच्छा, ये पाकिस्तानी मीडिया वाले आके इतनी ये लोग बातें करते हैं ना, ऐसे इतनी बातें करते हैं, और ये कितने बेशरम लोग हैं। इनको सच्चाई पता है, इनको डेटा पता है, इनको सब कुछ पता है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से आकर भारत जो है वो दहशत फैला रहा है। भारत की जो एजेंसी है वो दुनिया का अमन खराब कर रही है। अब वो कजन मैरिज की पैदाइशों, 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट किस देश में है? पाकिस्तान में है कि भारत में है? पाकिस्तान में है कि भारत में है? स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, अगला स्क्रीनशॉट लगाइए। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भारत में पाया गया या पाकिस्तान में पाया गया? ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया था जिसे अमेरिकन फोर्सेस ने ठोका था? किस देश में पाया गया? ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी अभी हाल ही के दिनों में पकड़ा गया है पाकिस्तान में, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप लोग? आप एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता दीजिए जो पाकिस्तान भारत में हो। आप एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बता दीजिए जो भारत में पकड़ा गया हो। एक। पाकिस्तानियों, इस अपनी मीडिया का चूरन कब तक खाओगे? सवाल पूछो उनसे कि अगर भारत पूरी दुनिया का अमन खराब कर रहा है तो एफएटीएफ में पाकिस्तान क्यों जाता रहा है और फिर से जाने की तैयारी है? अगर भारत की एजेंसी रा पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए है तो तुम अपनी एजेंसी को नंबर 1 क्यों कहते हो फिर? नहीं, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। पाकिस्तानी मीडिया एक्सपोज हो चुकी है पूरी दुनिया में, और ये जितने भी आके एंकर टैंकर बन जाते हैं सारे जोकर्स हैं, कोई सेंसिबल बात नहीं करता। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कभी जाकर इंटरनेशनल मीडिया पर यह स्वीकार किया कि यार हम आतंकवादी पालते हैं, हमने डर्टी वर्क किया है? या पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है जाके मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, यार जिस तुम लोग अपने अल्लाह को मानते हो उससे तो डरो। उससे भी डर नहीं लगता तुम्हें? इसीलिए कहता हूं ना, फेक मुसलमान हो। जम्मू कश्मीर से कश्मीर के अंदर नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऐसा घनौना मंसूबा जो है उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है कि जिससे खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। मेरे बगल में तहरीके तालिबान का आत्मघाती हमला। बड़ी खबर, रावलकोट में सुसाइड बॉम्बर किया अटैक। ये बड़ी खौफनाक टाइमलाइन है। इसमें हर तरफ आपको खून नजर आ रहा है, आपको चीखें नजर आ रही हैं। जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करवाए हैं, हमले करवाए हैं, दहशतगर्दी की वारदातें करवाई हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया हमें ब्लेड से जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर कट लगा। कॉन्टिन्यूसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज कह रहे हैं, और वो ये है कि कश्मीर जो है वो हमारा है।
डॉक्टर जयशंकर ने बड़े स्मार्टली, इन अ कैलकुलेटेड वे, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हिंदू नेशनलिज्म के कवर के अंदर रख के रैप करके दुनिया को दी है। नहीं चीमा जी, तो आप ये साबित कर दीजिए ना कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। आप ये साबित कर दीजिए। आप तब शायद पैदा भी नहीं होंगे, तब आपके ही पाकिस्तान टाइम्स ने क्या लिखा था। पाकिस्तान टाइम्स में स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, क्या लिखा था जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको जाकर पढ़िए इसे। क्या लिखा है? कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया, कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया। एक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने भारत के साथ विलय किया। उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप झुठला देंगे? आपके यहां से एक पोस्टल स्टैंप जारी हुआ था, पाकिस्तान का ऑफिशियल पोस्टल स्टैंप, आई थिंक 1950 में या 1900 कब का है, डेट आप लोग देख लीजिएगा, याद नहीं आ रही डेट। तब तक कश्मीर आपके मैप का हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं था? देख लिया ना, ये पोस्टल स्टैंप है, आप जाकर पता कर लीजिए। चीमा जी, आपके कहने से, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके जबरन झूठ बोलने से कश्मीर आपका नहीं हो जाएगा। बाय डॉक्यूमेंट जिस तरह की घटनाएं हुई, उससे जम्मू कश्मीर भारत का है। आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस फ्लैट में रहते हैं, किराए के घर में रहते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई एक आपका अपना घर हो जिसके कागज आपके पास हो और मैं जाकर आपसे कहूं कि वो घर मेरा है, तो आप कहेंगे कि भाई कागज तो मेरे पास है, तुम्हारा तेरा घर कैसे हो गया? ऐसा ही मैं ये सवाल कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर के कागज हमारे पास हैं, जम्मू कश्मीर आपका कैसे हो गया? और जो है वो तो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। और दुनिया ने वो ले ली है। इस कौम ने हमारी बात सुनकर नहीं दी। ये भी हकीकत है कि इस कौम ने आने वाले ग़ज़वा हिंद के लिए कोई तैयारी नहीं की। पहले ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप जंग करवाना चाहते हैं, वॉर मॉन्गर हैं, आप इंतहा पसंद हैं, मुतशद्दिद हैं। लेकिन अब जब मुशरिक दुश्मन हमारे घरों में दाखिल हो गया, इसने हमारे शहरों में जंग छेड़ी, हमारे एक एक शहर में जहां कहीं ख्वाब में कोई नहीं सोच सकता था कि दुश्मन के ड्रोन और तैयारे आ जाएंगे, वहां पे अपने दरमियान एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को फायर होते आपने देखा। आपने अपने गांवों में, अपने देहातों में देखा कि तोपखाना लगा हुआ है और मिसाइल बैटरीज लगी हुई हैं। हिंदुस्तान को आपने भी जिक्र किया अपने सवाल में, हम इसका इल्ज़ाम देते हैं। सबसे पहले आप अपने घर को तो देखिए, अपने आप को देखिए भाई। आपकी इंतज़ामिया, आपकी बाकी जो मामलात हैं, माशी मामलात, इंतज़ामी मामलात, इनके अंदर आपने क्या किया? सहूलतकारी की, कोई बेहतरी पैदा की? बहुत से लोग जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी, कि अपना घर नहीं देखना, दूसरे के घर में धावा बोलना है, दूसरे के घर को जिम्मेदार ठहराना है, अपने घर को ठीक नहीं करना, अपनी चारदीवारी ठीक नहीं करनी, अपना ताला नहीं बंद करना। जी मेरे घर में चोरी होगी, पड़ोसी ने कर ली। आपने उस चोरी से बचने के लिए क्या किया? हमने तो किया है। हम उस चोरी से बचने के लिए हम अपनी बाउंड्रीज मजबूत कर रहे हैं, हम अपने डिफेंसेस मजबूत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें तो भारत को नीचा दिखाना है। दिखाओ वही भारत को नीचा। हमें पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद मर रहा है। पाकिस्तान में कैंसर लग चुका है, वो रिलीजियस कैंसर है जो लग चुका है, और वो कैंसर पाकिस्तान को खा रहा है। अभी भी पाकिस्तानी को ये बात समझ में नहीं आ रही, वो खा जाएगा। रिलीजन का इस्तेमाल करके आपकी फौज, आपके नेता आपको उस कैंसर के शिकार बना चुके हैं। क्योंकि रिलीजन ही वो चाशनी है जिसकी तरफ ये सारी चीजें खिंच जाती हैं, जिसमें आप लोग घुल जाते हैं एकदम उसमें, और वो बखूबी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी फौज, आपकी लीडरशिप, आपके नेता। और वो चाशनी आपको खा रही है, आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा नजर, तो भाई इसमें हमारी तो गलती नहीं है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब होने की बात होती है तो बहुत से लोग ये तासुर देते हैं, मीडिया हमारा ये तासुर देता है कि शायद इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। क्या आपको लगता है एज ए पाकिस्तानी के रिलेशन ख़राब करने में इन्वॉल्व होगा? ज़ाहिरी बात है, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने जलती पे तिली तो इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा? फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? और इंडिया ऐसे है कि जो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं अफ़गानिस्तान में, जिनसे कि हमने उनसे लड़ाई की है और उनको डिक्लेयर किया है, उनको मारा है हमने, इंडिया उनको उठा रहा है कि भाई तुम लोग के साथ ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान ने ज़्यादती की तुम्हारे साथ, और हकीकत में हमने उनके साथ ज़्यादती की है। हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए था, हमें अमेरिकन के हवाले नहीं करना चाहिए था, हम उनके साथ बैठते, उनके साथ अमन मुआहदा करते, लेकिन हमने हवाई अड्डे भी दिए, हमने मुशर्रफ दौर में हमने हवाई अड्डे भी दिए, हमने हर तरह के ड्रोन भी करवाए। ये सारे एक पूरी चेन है, उस चेन के मुताबिक वो चल रहे हैं। इंडिया कैसे इन्वॉल्व है वो बात हो रही थी। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज देखें, जिसे हम हरीफ समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो भी जाए वो तो उसकी पॉलिसी है ना। देखें हम दुश्मन भी कहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। गलती हमारी है या इंडिया की है? देखें, गलती हमारी पाकिस्तान की है कि हमने तालिबान के साथ अपने रिलेशन अपने ज़ाती, अपने भी नहीं बल्कि कह लें यूरोप के मकासद के लिए हमने रखे। जब हमें वो चाहिए थे रशिया को तोड़ने के लिए, हमने उनको अपना भाई बनाया, उनके साथ जंग लड़ी। जब बाहर के मुफाद ख़त्म हो गए तो हमने इन्हीं को अपना दुश्मन समझ के इन्हीं को अमेरिकन के हवाले करना शुरू। फंडिंग वहाँ से आती थी और उनके अगेंस्ट हम यूज़ करते थे। जाहिर बात है, फंडिंग हमें बिला हिसाब हमें असला भी मिलता था। आप तो खैर छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा, ओजीडी कैंप का वाकया हुआ था। पता है, मैंने सुना है। ओजीडी कैंप में हमें हिसाब देना पड़ रहा था अमेरिकन को कि इतना असला कहाँ गया, हमने उड़ा दिया लेके, कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ जल गया, मर गया, खत्म हो गया। ठीक हो गया। इस नस्ल ने पहली मर्तबा जंग देखी है और ये खुशनसीबी है इस नस्ल की कि ये आम जंग नहीं है, ये ग़ज़वा हिंद है और ग़ज़वा हिंद की पहली मुहिम है। ग़ज़वा हिंद ये नहीं है कि ये ना कहें कि अभी सीज़ फायर हो गया, जंग ख़त्म हो गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने आपको एक वेकअप कॉल दी है। ये जो पहली झड़प है, ये एक समझिए कि पहला राउंड है, ये कई राउंड्स में लड़ी जाएगी ये जंग। दुश्मन बार बार पलटेगा, बार बार मार खाएगा, बार बार आपके ऊपर हमलावर होगा, वो भी नुकसान उठाएगा, हम भी नुकसान उठाएंगे। लेकिन अल्लाह ने, जिस तरह आपने देखा कि एक दिन की इस जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, पूरा मिजाज बदल दिया इसका। पूरी आर्मी, अपनी कौम और फौज सीसा पिलाई हुई दीवार अल बुनियानुम मरसूस बन गए। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी। तो अल्लाह ने 78 ईयर्स में आपको कश्मीर क्यों नहीं दिला दिया? अल्लाह ने 78 ईयर्स में आपको आपके कंट्री को बहुत बेहतर क्यों नहीं बना दिया? अल्लाह ने आपके लोगों को गरीबी से मरने को क्यों मजबूर किया भूखे पेट? अल्लाह ने आप लोगों को आटे की लाइनों में क्यों लगाया? कभी सोचा, इस पर बात किया है? अल्लाह ने आपके प्रधानमंत्री को भीख मांगने पर क्यों लगाया, भिखमंगा क्यों बनाया? अल्लाह ने पूरे दुनिया में पाकिस्तान की जो इमेज है वो भिखमंगी, आतंकवादी, इसकी क्यों बनाई? सोचा है कभी? अल्लाह ने सऊदी अरबिया के साथ तो ऐसा नहीं किया, अल्लाह ने दुबई के साथ तो, मतलब यूएई के साथ तो ऐसा नहीं किया, अल्लाह ने मलेशिया के साथ भी नहीं किया, कतर के साथ भी नहीं किया, ओमान के साथ भी नहीं किया, टर्की के साथ भी शायद नहीं किया, थोड़ा बहुत अभी हो रहा है तो जो भी है। क्यों किया ऐसा? बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ही क्यों हो रहा है? इनफैक्ट अफगानिस्तान के साथ भी नहीं किया। अफगानिस्तान भी आपसे बेहतर स्थिति में है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उसका रुपया आपसे मजबूत है, वहां के लोग खा पी रहे हैं, तो अल्लाह ने उनके साथ भी ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? कहीं तो गड़बड़ है ना, कहीं तो गड़बड़ है ना भाई। जिन देशों के मैंने नाम लिए वो भी तो इस्लामिक कंट्रीज है ना, तो अल्लाह वहां पर तो खूब फल फूल दे रहा है। सऊदी अरब में बड़े जबरदस्त लोग हैं, यूएई के लोग बड़े अपना सुकून से हैं, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है, सब वहां पे मतलब भुखमरी के शिकार नहीं हो रहे आपकी तरह। तो पूछो अपने आप से कि अल्लाह आपको क्यों नहीं दे रहा? ये चूरन अब चलेगा नहीं चलेगा ये चूरन। और अगर ये चूरन चलाना चाहते हो तो फिर मरो कीड़े मकोड़ों की तरह। नफी सबीलिही सफ़न कान्नहुम बुन्यानुम मरसूस।
अल्लाह को बहुत पसंद है वो लोग जो आपस में दुश्मनों से जंग करते हैं, इस तरह जैसे वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। दुश्मन ने यही किया था कि पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान तफरका और इख्तिलाफ डाल दिया था। अल्लाह ने इस पहली झड़प की बरकत से हमको एक सीसा पिलाई हुई दीवार में तब्दील कर दिया, और अल्लाह ने इस कौम को, इसकी फौज को, इसके हुक्मरानों को साफ साफ बता दिया है कि जो ये फ़कीर तुम्हें 18 साल से अजान देकर कह रहा था कि तैयारी करो और तुम मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने इस फ़कीर को सच साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? अब जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। तैयारियां एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती। आपने अगर कौम की पूरी नस्ल को तैयार करना है कि वो मुजाहिद बने और पाक फौज के साथ खड़े हों, तो इसमें वक्त लगता है। आपने अगर खुराक के और गले के और फ्यूल के और ईंधन के ज़ख़ीरे जमा करने हैं, असलहे के ज़ख़ीरे जमा करने हैं, तो इसमें वक्त लगता है। ये रातों रात का काम नहीं है। तो जो वक्त अल्लाह आपको दे रहा है, ये झड़पें को बीच में अगर वक्फा आता है, गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको फुर्सत मजीद थोड़ी सी दे दी है कि आप अपनी तैयारी कर लें। आगे जो होने जा रहा है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये ख़त्म नहीं होगा। ये एक तवील सिलसिला चलेगा, पहले छोटी छोटी जंगों का, और उसके बाद आखिर में ये एक फैसला कुन घमसान की जंग में तब्दील हो जाएगी, जो शायद एटमी जंग बन जाए। अब ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अस्करी तौर पर इस कौम को इसके लिए तैयार होना है। अब मजाक का वक्त गुजर गया। अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया ही इसीलिए था कि आखिरी ज़माने में जो फैसला कुन जंगें होंगी, मुसलमानों को दोबारा ज़िंदा करने के लिए और अल्लाह के दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए, उसका आगाज़ पाकिस्तान करेगा। ग़ज़वा हिंद पहली जंग है, और इसके बाद जब आप पलटेंगे तो मशरक़ वस्ता में आप जाएंगे और वहाँ आखिरी फैसला कुन जंगें होंगी। इस दौरान बहुत कुछ होगा, पूरी दुनिया में सिर्फ जंगें होंगी। पाकिस्तान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि हम जापान की तरह एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएं, लेकिन हमारे पास ना कोई फौज हो, ना कोई एटमी ताकत हो, ना हम कोई दुनिया में अपनी इज्जत और वक़ार की हिफाजत कर सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदू। आप सोचिए कि जब आपके देश में ऐसे लोग रह रहे हों जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं और ऐसी बातें करें, उस देश का क्या होगा। जापान क्यों बनना है? चाइना क्यों नहीं बनना चाहता पाकिस्तान? जापान का आपने क्यों दिया एग्जाम्पल? आप चाइना का दीजिए एग्जाम्पल। चाइना ने 78 साल में अपने आप को जिस तरह से, चाहे तरीका जो भी हो, मैं उसके कई तरीकों से सहमत नहीं हूं, उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन वो बड़ी इकोनॉमी बना, उसके पास बहुत बड़ी फौज है, उसने अपने करोड़ों अरबों लोगों को एक बेहतर लाइफस्टाइल दी है, अपने शहरों को बेहतर शहर बनाए हैं, जिसको देखकर दुनिया वाह वाह कहती है। आपने चाइना का एग्जांपल क्यों नहीं दिया? सिलेक्टेड है ना चीजें। एग्जांपल चाइना का देते कि यार इकोनॉमिक पावर हाउस भी बनेंगे और हमारे पास बेहतरीन फौज भी होगी, हमारे शहर भी बड़े अच्छे होंगे, हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। क्या दिक्कत है इसमें? इसी चूरन के पीछे आप लोगों को भगाया जा रहा है। और रही बात पाकिस्तानी फौज की, तो ये बताओ लाल टोपी, 1971 में अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं था? 1971 में अल्लाह नहीं था तुम्हारे साथ? तुम्हारे 93,000 कलमागो फौजियों का सरेंडर हुआ था, तब अल्लाह ने साथ नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारा अल्लाह जानता है कि तुम लोग कितने बड़े कमीने हो। तुम लोग कितने बड़े कमीने हो, तुम्हारा अल्लाह जानता है, इसलिए वो तुम्हें नहीं देता। और ये वेकअप कॉल नहीं है, ये दिया बुझने से पहले टिमटिमाता है। तो टिमटिमाने को छोटी मोटी हरकत समझो, और जब पूरा पूरा दिया बुझेगा वो फाइनल असॉल्ट होगी। समझे? पाकिस्तानियों, तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारी कंट्री में क्या होना चाहिए। तुम्हारी कंट्री में भुखमरी ना हो, तुम्हारी कंट्री में गरीबी ना हो, तुम्हारी कंट्री के पीएम को भीख ना मांगना पड़े, तुम्हारी कंट्री में रोजगार हो, तुम्हारी कंट्री में जो लिविंग स्टैंडर्ड हो लोगों का वो अच्छा हो। ये चाहते हो या ये चाहते हो जो ये लाल टोपी बता रहा है? मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं कि तुम्हें अल्लाह ने तैयार किया है, गज़वाए हिंद करेंगे और शुरुआत है और दुनिया पर ये करेंगे वो करेंगे। अबे तुमको ही लगाया गया है। दुनिया में 56 और मुसलमान देश हैं।
लेकिन बलि का बकरा तुम्हें ही बनाया जा रहा है, तुम्हें सोचना है। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस पूरे वीडियो पर? कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,